मेरी वॉइस क्लियर है योगेश भाई? यस सर, क्लियर सर। तो मैं सबसे पहले इस मंच को सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, जितने भी दोस्त हमारे इस पैनल में बैठे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज बंसल साहब का जो मैसेज आया, जिस तरह से उनकी माता जी का अभी हॉस्पिटलाइजेशन है आईसीयू में, तो मैं कुछ थोड़े दिन पहले खुद इन परिस्थितियों से निकला हूँ। मतलब चल रहा था घर के अंदर में। मतलब हमारी माता जी तो बहुत पहले बेचारी चली गई हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उस परिस्थिति को, सिचुएशन को, कि जिस परिस्थिति से अभी बंसल साहब गुजर रहे हैं। तो मैं माता जी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको जल्दी से अच्छे स्वस्थ करके घर की तरफ प्रस्थान करें और वो स्वस्थ रहें। भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे हम सब। तो आप धैर्य बनाए रखिए बंसल साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा। राइट सर? तो लेट मी स्टार्ट माई। मैं अपना कुछ चीज़ें जो इस मंच के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, ट्रेजर के बारे में मेरी अपनी कुछ सोच है जो मैं रखना चाहता हूँ इस मंच के ऊपर में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, इस ट्रेजर के बारे में कहूँ या जिंदगी के फलसफे के बारे में कहूँ, एक मेरा अपना एक मानना है कि कभी भी कोई अगर डिसीजन हमें देखना है या लेना है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा यार डिसीजन सही है कि नहीं है। तो कहते हैं ना कि जिस तरह से जितना ठंडा दिमाग हो ना, जितने कूल माइंड से हम कोई चीज को डिसीजन ले सकते हैं, मतलब रखेंगे, तो तभी उतना मतलब हम सही से राइट डिसीजन ले सकते हैं उस बात को लेते हुए। दूसरी सोच मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैंने अपने लिए एक रूल बनाया हुआ लाइफ में, कि कभी कोई डिसीजन लेना तो चार लोगों से बात करो। चार लोगों से बात करने के बाद आपका एक रॉ मटेरियल मिल जाता है कि एक डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या मुझे वर्कआउट करना चाहिए उसके ऊपर में। क्योंकि ये जो ट्रेजर का स्टैम्प है, लोगों की परिस्थिति बनी हुई है, वो बड़ी दुविधाजनक है। जैसे ट्रेजर स्टैम्प पे एक नोवा टीएफटी, दो चीजें हैं इसके साथ साथ में। तो मैं क्या कॉल ले रहा हूँ इसके ऊपर में, मैं वो अपने अपना चीज बताना चाहता हूँ, मैं कैसे इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। टोकन से ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ नोवा पे। मेरा उसके पीछे पर्पज है कि अमूल्य सर का अपना एक बेसिक लॉजिक है उसके पीछे, कि टोकन हमारा कहाँ से कहाँ जा सकता है, क्योंकि उनकी अपनी टेक्निकल नॉलेज है। और मेरा अपना एक मानना होता है कि चलो मुझे 1 रुपए का 100 मिलेगा एक अलग बात है, लेकिन जो मेरा 1 रुपया अगर मेरे को 10 रुपए मिलते हैं, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस। क्योंकि उनकी अपनी कैलकुलेशन है कि ट्रेजर टोकन, टीएफटी का जो टोकन है, वो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जो टेक्निकल बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, मैं कहता हूँ चलो 1 रुपए का 100 रुपए बनेगा। मैं उस दौड़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ मुझे कुछ एक स्टडी वाला, मतलब आराम आराम से मुझे पैसा बनता रहा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी अपनी सोच ये कहती है मैं नोवा पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि 1.8 वाला जो रेशो है, वो डेली मिलेगा। अब मार्केट चाहे कहीं भी जाए, क्योंकि एआई बॉट लगा रखा है। दूसरी बात, मेरा लॉजिक उसके पीछे ये है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग का एक बेसिक फंडा है कि आप मोटा अमाउंट लेके बैठो, आज मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर नीचे जाए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी क्या है, एआई वाले बॉट पे तो चल रही है। लेकिन अगर आप पैसा लेके बैठे हो, मार्केट कहीं भी जा रही है, लॉस प्रॉफिट हो, आपको उतना पैसा देके जाएगी ही जाएगी। तो होता क्या है कि अभी जो $60 वाली परिस्थिति फंसी पड़ी है सारे लोगों के लिए, तो इस टाइम पे बेस्ट सिचुएशन ये है कि आप मान के चलिए, ट्रेजर हम पिछले साल से कर रहे हैं जब से विड्रॉल रुका पड़ा है। लेकिन होता क्या है कि अभी छोटे टाइम के लिए मान लेता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना $60 कह तो जाते हैं हम कि यार इन्वेस्ट कर दीजिएगा और अपना अकाउंट एक्टिवेट के लिए, लेकिन किसी लोगों के लिए ना वो $10 भी अरेंज करना बहुत टफ डील होती है। क्योंकि उसकी एक्चुअल सिचुएशन पता होनी चाहिए। जो बेचारा 20,000 रुपये कमाता है, वो बेचारा 10,000 रुपये कहाँ से कमाएगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अब धंधे में आए हुए, रिस्क लेने की एक हैबिट बनी हुई है। तो होगा क्या कि $60 आप मान के चलिए, $60 इन्वेस्ट कीजिएगा, $60 को आप रिजर्वेशन में लगाइए। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बात ये बात बोलना चाहता हूँ। आप मान के चलिए कि ट्रेजर कम, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ कि 3 महीने एटलास कंपनी चलेगी। आपने जो भी एक्स अमाउंट से एक्टिवेट किया, दूसरा अमाउंट आपने रिजर्वेशन पे रखा। आप रिजर्वेशन में उतना रखिएगा पैसा जितना आपने प्रिंसिपल में भी लगा रखा। आप मान के चलिए
अभी आप $60 ये लगाएंगे एक्टिवेशन के लिए, आप जितना अमाउंट आपने प्रिंसिपल में खर्च किया हुआ है उतना ही पैसा रिजर्वेशन में लगाइएगा। मैं आपको अपनी सिचुएशन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो चल रही है मेरी। तो अगर आपने रिजर्वेशन पे बना लगाया उतना पैसा, रिस्क लिया, तो आप मान के चलिए कि 3 महीने का, तो आप 2 से ढाई महीने के अंदर में पुराना प्रिंसिपल भी कवर अप कर जाएंगे। अभी आपके लिए $60 करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपको बिलीव होना चाहिए इस बात को लेते हुए, हाँ यार कंपनी इतना टाइम तक तो चलेगी, तो एटलास होगा क्या, जो फ्रस्ट्रेशन आज की डेट में मैं लोगों के अंदर में देख रहा हूँ, और ये फैक्ट है कि पुराना प्रिंसिपल लगा निकला नहीं है, मैं आगे का और डाल दूं वो और भी बड़ा रिस्क है। लेकिन ये आपको बिलीव होना चाहिए यार कंपनी इतने दिन तक अगर चलेगी, तो एक एक वर्ड यूज किया जाता है कैलकुलेटिव रिस्क। तो ये कैलकुलेटिव रिस्क ना इस टाइम पे नोवा पे बड़ा अच्छा गेम खेल सकते हो आप इस टाइम पे, कि आप उतना अमाउंट डाल दीजिएगा जितना आपका पुराना प्रिंसिपल लगा हुआ है वो भी निकल जाए, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल पुराने प्रिंसिपल को भी निकाल के ले आएंगे बाहर, तो आपको ये पता आज की डेट में मकान मतलब दुकान कहीं भी जाए अप एंड डाउन में, तो मेरा अपना मानना ये है कि टीएफटी से ज्यादा नोवा के अंदर मैं फोकस करके बैठा हूं कि एटलास एक स्टडी प्रॉफिट तो आ रहा है कम से कम। तो एक ये बेस्ट सिचुएशन है इस टाइम पे कि नोवा के अंदर में अकाउंट एक्टिवेट करके रिजर्वेशन में उतना फंड रखिएगा। अब देखिए परिस्थिति सबकी है, निकलना सबको है इस जिंदगी में, यही एक मौका है, भगवान ने एक जिंदगी दी है। कई लोग एक बात को इस तरह से भी समझते हैं यार एक जिंदगी दी है उसको जी तो ले कम से कम। तो ये एक सिचुएशन है आपके पास में ट्रेजर के अंदर में, क्या होगा कल, होगा नहीं होगा, पहले ही ऑलरेडी फंसे पड़े और फंस जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा अपना मानना ये था कि जब से, क्योंकि मैं बड़े दिन तक इस बात को एनालिसिस करता रहा कि बेस्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, तो मेरे को बेस्ट सिचुएशन यही लगी कि टीएफटी से बजाय आप मैं नोवा पे जाता हूँ और नोवा पे जाके अपने अमाउंट को रिजर्वेशन में लगा के उसे रिवॉल्व करता हूँ, क्योंकि रिवॉल्व करके उतना फंड लगाऊंगा जितना मेरा पुराना फंसा पड़ा मैं उसको भी एटलास निकाल के लेके आ जाऊं। तो आप मान के चलिए अपने आप को टाइम दीजिएगा, अच्छा ठीक है 3 महीने की बात है, 3 महीने के अंदर मुझे कितना अमाउंट बनाना कि जो मेरा पुराना पैसा लगा पड़ा मैं उसे भी निकाल रहा हूँ। क्योंकि अभी सबकी परिस्थिति इसी तरह की बनी पड़ी है कि पहला निकला नहीं अभी और डाल दो। तो रिस्क तो ले रहे हैं लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि चलो दुकान इतने दिन तक तो चलेगी जब तक, और जब तक वो चलेगी तब तक मैं अपना पैसा निकाल लूं। तो ये मैं कुछ सिचुएशन डिस्कस करना चाहता था कि किस तरह से हम अपने फंड को पुराने वाले को निकाल सकते हैं। तो अगर वो एक बार निकल गया तो हम उस दौड़ से बाहर आ जाएंगे। तो यही छोटी सी चीजें थी जो मैं चीजें डिस्कस करना चाहता था। एक बहुत बड़ा मैं इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई थी जहां पे कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से बहुत गलत अपशब्द इस्तेमाल करे थे। अब अगर हम थोड़े से भी मैच्योर्ड या समझदार हैं या हमने जिंदगी में जितना भी अनुभव रखा है, तो सबसे पहले उस परिस्थिति को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी जहां पे लोगों ने बहुत सारे गलत अपशब्द इस्तेमाल किए थे। तो अगर आपको एक्चुअल सिचुएशन पता होती तो आपने जो शब्द निकाल दिए अपने तीर में से बाण में से निकाल दिए वो वापस पलट के नहीं आएंगे, लेकिन आपकी वैल्यूज पता चल गई कि आपका लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि जब वो परिस्थिति पता चली तो पता चला कि वो हवा का रुख कुछ और था, लोगों ने उसको निकाला कुछ और। क्योंकि यहाँ पे कुछ जो लोग समझ सकते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने बड़े अपशब्द बोले थे उस बात को लेते हुए, लेकिन वो परिस्थिति कुछ और थी, उन्होंने एक्चुअल सिचुएशन को नहीं पता किया। तो कभी कभी ये बात मैं इसी बात के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये एज ए पूरी लाइफ के लिए भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ परिस्थितियां बन जाए तो कुछ अपशब्द बोलने से पहले ना उस परिस्थिति का पहले पूरा ज्ञान लेना चाहिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी और हमने क्या बोल दिया। क्योंकि जब आपके शब्द निकल गए तो फिर वो निकल गए, तो फिर आप सॉरी कहने लायक बचोगे इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता आपकी इंटेंशन बिल्कुल उसी बात के लिए थे कि नहीं मेरे को अब इस आदमी को अपशब्द बोलने हैं। क्योंकि अब जब आपने अपशब्द बोल दिए तो आपकी इंटेंशन क्लियरली इस बात को लेते हैं कि नहीं कि हाँ इन्होंने गलत किया, जबकि उस इंसान ने गलत नहीं किया था। तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ और शर्मिंदगी महसूस कीजिएगा इस बात को लेते हुए कि जिन्होंने वो अपशब्द कहे थे, क्योंकि परिस्थिति कुछ और थी लेकिन बोला कुछ और गया था। तो बस मैं योगेश भाई यहीं पे समाप्त करता हूँ, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।